अरे क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है। ओह माय गॉड। गुड मॉर्निंग। हमको लगा समाप्त हो गया। कितना कितना क्वेश्चन? क्या करेगा, चैप्टर ही बड़ा है तो क्या कर सकते। याद कर रहे हैं ना? 225 तक याद हो गया, 226 से होगा। आइए 226 पर कर सोना तथा चांदी का उपयोग आभूषणों के निर्माण में किस गुण के कारण किया जाता है? तो एक ही मात्र गुण है, आघात वर्धनीयता और तन्यता। आघात वर्धनीय और आघात वर्धनीयता समझ रहे हैं ना? सोना इतना ज्यादा आघात वर्धनीय है कि उसे पीट पीट कर कागज से भी ज्यादा पतला किया जा सकता है। और यही प्रश्न में अगर हीरा दे दे, डायमंड, कि डायमंड का उपयोग आभूषणों के रूप में किया जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो डायमंड जो है, सुनिए बातों को, बोलिए मत, सुनिए। डायमंड जो है, हीरा जो है, वह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन करने में सक्षम होता है। और हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आकर्षक झिलमिलाहट उत्पन्न करती है भीतर से। हीरा में अगर प्रकाश चला गया तो अंदर में ही फंस जाता है, अंदर फंस करके एक बहुत ही आकर्षक झिलमिलाहट उत्पन्न करती है। उसी गुण के कारण हीरा का इस्तेमाल आभूषण बनाने में किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, साधारण ताप। और साधारण ताप का मतलब यहां पर क्या है? 0 डिग्री। साधारण ताप किसको कहते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस को साधारण ताप कहते हैं। और इस ताप पर एकमात्र धातु पारा, एकमात्र धातु पारा है जो द्रव अवस्था में रहता है। हालांकि ब्रोमीन भी सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन यह धातु नहीं, यह अधातु है। और सीजियम और गैलियम कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। सीजियम और गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट मात्र 28 डिग्री 30 डिग्री है। और अपने कम मेल्टिंग कारण ये आपको कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अगर सामान्य ताप 0 डिग्री की बात करिएगा तो उस पर सीजियम और गैलियम दोनों ही ठोस अवस्था में रहते हैं। नेक्स्ट, पारा धातु का निष्कर्षण किस है से? सीने बार। मर्क्यूरिक सल्फाइड को ही सीने बार कहते हैं। मर्क्यूरिक सल्फाइड को ही क्या कहते हैं? सीनेराइड। गैलेनॉल शीशा का यस्क है। गैलेनॉल किसका है? शीशा का। केलाभेराइट सिल्वेनाइट सोना का। केलाभेराइट सिल्वेनाइट किसका यस्क है? सोना का यस्क है। केलाभेराइट सिल्वेनाइट किसका यस्क है? सोना का यस्क। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन धातु ना तो आघात वर्धनीय होता ना ही तनीय होता? तो ये पारा है। अब जानते हैं पारा यानी कि मरकरी, ये द्रव अवस्था में रहता है। और जब कोई धातु द्रव अवस्था में है तो उसकी आघात वर्धनीयता तन्यता की हम बात नहीं कर सकते हैं। तो पारा ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, और द्रव अवस्था में रहने के कारण इसकी आघात वर्धनीयता और तन्यता की बात हम कर ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। पारा यानी मरकरी को क्विक सिल्वर कहा जाता है। बिल्कुल, पारा चांदी की तरह चमकते हैं। पारा मरकरी में चांदी की तरह चमक होती है, जिसके कारण इसे क्विक सिल्वर कहा जाता है। क्विक सिल्वर, पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, पारा को चर्बी या चीनी के साथ मिलाकर खूब जोर से हिलाने पर या भूरे रंग ब्राउन कलर के चूर्ण में परिणत हो जाता है। बिल्कुल सही। पारा को चर्बी, चर्बी का मतलब बसा, जो मटन खाते होंगे उसको पता होगा। आम बोलचाल की भाषा में तेल बोलते, वही चर्बी जो त्वचा के ठीक नीचे होता है जंतुओं में। तो पारा को चर्बी यानी कि बसा यानी कि तेल, तेल का मतलब वो तेल नहीं जो तेल सरसों का तेल, वो तेल नहीं, चर्बी या चीनी
के साथ मिलाकर गर्म करिएगा तो पारा भूरे रंग के चूर्ण में बदल जाता है और पारा बर्बाद हो जाता है। इस प्रक्रिया को पारे का मृतिकरण कहते हैं, डेथ ऑफ मरकरी। पारा 4.12 केल्विन ताप पर अति चालक सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। बिल्कुल सही है। सुपर कंडक्टर एक ऐसी परिस्थिति है जब धातु का रेसिस्टेंस 0 हो जाता है। तो बिल्कुल सही है कि पारा 4.12 केल्विन पर सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। सुपर कंडक्टर वह स्थिति है जब धातुओं का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। जब धातुओं का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, इसका मतलब डी क्या होगा? पारा अम्लराज में नहीं घुलता है। अम्लराज यानी कि एक्वा रीजिया, एक्वा, तो ये तो खुद लिक्विड है, एक्वा रीजिया में घुलता ही है। सोना चांदी घुल जाता है तो पारा कौन खेत का मूल्य है दोस्तों? क्या अम्लराज इतना पावरफुल लिक्विड है कि वे सोना तक को अपने में गला लेता है, प्लेटिनम चांदी तक को अपने में गला लेता है जो ठोस है। पारा तो द्रव है, तो ये कथन गलत है। पारा अम्लराज में एक्वारीजिया, एक्वारीजिया समझ रहे हैं ना? हाँ, 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 के मिश्रण को ही क्या कहते हैं? एक्वारीजिया कहते हैं। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कैलोमल, कैलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड को कहते हैं। बिल्कुल सही है, मर्क्यूरस क्लोराइड को कहते हैं, मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2। कोरोसिव सब्लिमेट मर्क्यूरी क्लोराइड को कहते हैं। बिल्कुल, मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 सही है। वर्मिलियन मर्क्यूरिक सल्फाइड को कहते हैं। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब गलत कौन है? डी। अब अम्लवन क्या है? तो पारा किसी भी धातु को अपने में घुलाने की क्षमता रखता है, किसी भी धातु को। और पारा जब किसी धातु को अपने में घुला लेता है तो उसी मिश्रण को क्या कहते हैं? जैसे कि पारा है, उसमें जस्ता दीजिएगा, जस्ता घुल जाएगा। और पारा जस्ता के मिश्रण को क्या कहेंगे? अम्लगम। पारा में अगर आप एल्युमिनियम दीजिएगा, घुल जाएगा। पारा एल्युमिनियम के मिश्रण को आप क्या कहिएगा? अम्लगम। पारा में इतनी क्षमता है कि वे सभी धातुओं को अपने में क्या कर सकता है? घुला सकता है। पारा केवल अपने आप में लोहा को नहीं घुला सकता है, इसलिए पारा का जो स्टोर करते हैं वो लोहे के बर्तन में करते हैं। क्यों? तो एकमात्र धातु लोहा है जो पारा में घुलता नहीं है। बाकी सभी धातु को आप पारा में डाल दीजिए, मरकरी के लिक्विड में डाल दीजिए, वो घुल जाएगा उसमें। तो पारा में जब कोई अन्य धातु घुल जाता है तब उसी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? अम्लगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लगम कहते हैं। तो अम्लगम पारा किसी अन्य धातु के मिश्रण को कहते हैं। लेकिन याद रखना है कि पारा लोहा के साथ मिलकर अम्लगम का निर्माण नहीं करता है, क्योंकि लोहा एक ऐसी धातु है जो मरकरी में घुलती नहीं है। क्लियर? तो गलत कौन है आपका? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सिंदूर। सिंदूर का रासायनिक सूत्र HgS। मर्क्यूरिक सल्फाइड ही सिंदूर है। सिंदूर। सेनेबार सही है, कैलोमल भी सही है, कोरोसिव सब्लिमेट अभी तुरंत हम देखें। तो सिंदूर रासायनिक रूप से क्या है दोस्तों? मर्क्यूरिक सल्फाइड, इसी को सीनेबार भी बोले थे। थर्मामीटर, बैरोमीटर यंत्रों में साधारणतया किसका उपयोग किया जाता है? पारा का। आप जानते थर्मामीटर बैरोमीटर में पारा भरा रहता है। थर्मामीटर बैरोमीटर में पारा भरा रहता है। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है। इसकी किस विशेषता का? थर्मामीटर जिससे तापमान को मापा जाता है। थर्मामीटर जिससे तापमान को मापा जाता है। तो ये कहता है कि तापमान मापने के लिए थर्मामीटर में पारे का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो इसका मेन कारण है धातु है, उष्मा का सुचालक है, इसलिए लिक्विड अवस्था में, इसलिए। और दूसरा, इसकी संचालन शक्ति बहुत ज्यादा है, यानी कि यह कम से कम उष्मा को भी एब्जॉर्ब करके उसको काउंट कर सकता है, उसको काउंट कर सकता है। तो उच्च संचालन शक्ति, उष्मा की उच्च संचालन करने की शक्ति होने के कारण ही
पारा का इस्तेमाल तापमान मापने हेतु थर्मामीटर में भी होता है और वायु दाब मापने हेतु बैरोमीटर में भी होता है। उच्च संचालन शक्ति के कारण हो गया। सामान्य ट्यूबलाइट, सामान्य ट्यूबलाइट में क्या पाया जाता है? मरकरी वेपर। एक समय ट्यूबलाइट में मरकरी का इस्तेमाल होने के कारण उसका नाम ही मरकरी पड़ गया था, ठीक है ना। ट्यूबलाइट में मरकरी का इस्तेमाल होने के कारण उसका नाम ही क्या पड़ गया था? मरकरी। अब तो एलईडी वाला आ गए हैं, तो जिस समय आते थे वो मरकरी वेपर वाला आते थे, और उसमें जैसे हम विद्युत देते थे, मरकरी जो मरकरी लिक्विड अवस्था में रहता था, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करके वो किसमें वेपर चला जाता है? वेपर। और ज्यादा विद्युत ऊर्जा प्राप्त करके मरकरी पहुंच जाता था किस अवस्था में? किस अवस्था में? और प्लाज्मा अवस्था में कोई भी पदार्थ बहुत गर्म होकर पहुंचा तो वो तेज चमकता है, वो तेज चमकता है, और वो तेज चमक ही हमें प्रकाश के रूप में प्राप्त होता था। तो पहले जो ट्यूबलाइट इस्तेमाल होते थे, आजकल तो एलईडी इस्तेमाल होते थे, उसमें मरकरी वेपर भरा रहता था ऑर्गन के साथ, और जैसे ही हम विद्युत देते थे तो विद्युत ऊर्जा प्राप्त करके वो मरकरी सीधे गर्म होते होते वेपर से आ जाता था प्लाज्मा अवस्था में, और प्लाज्मा अवस्था में कोई भी पदार्थ होगा उसमें तेज चमक होगी। और जब ट्यूबलाइट के भीतर के मरकरी प्लाज्मा अवस्था में पहुंचकर तेज चमकते थे तो वही तेज चमक से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती थी। औषधियों में मकर, मकर ध्वज सिंदूर को कहा जाता है। किसको? और सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HGS। सिंदूर का रासायनिक सूत्र HGS। मकर ध्वज यानी सिंदूर यानी कि HGS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर क्या है? मरकरी सल्फाइड। यहां पर 2 दिखा रहा है वैलेंसी को, ये किसको दिखा रहा है? वैलेंसी को। मरकरी की वैलेंसी 1 भी होता है, मरकरी का वैलेंस 2 भी होता है। तो सिंदूर में जो मरकरी है उसमें उसका वैलेंसी कितना है? 2, यही दिखा रहा है। इसको आप मर्क्यूरिक सल्फाइड भी पढ़ सकते हैं, इसको आप मर्क्यूरिक सल्फाइड भी पढ़ सकते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड भी पढ़ सकते हैं। पारा अन्य धातुओं के साथ मिलकर जो धातुई घोल बनाते हैं इसे क्या कहते हैं? और किसके साथ नहीं बनाता है? लोहा के साथ। निम्नलिखित धातु युग्मों में कौन एक अम्लगम है? कौन एक अम्लगम है? तो पारा जस्ट अम्लगम होगा तो एक कंपोनेंट पारा तो होगा ही होगा, लेकिन लोहा दूसरा कंपोनेंट हो नहीं सकता है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? क्लियर? मरकरी को किस धातु के पात्र में? लोहा, क्योंकि लोहा ही एकमात्र ऐसी धातु है जो पारा के लिक्विड में घुलता नहीं है, इसलिए पारा को रखा जाता है कहां? लोहे के पात्र में, लोहे के पात्र में। पारे के निम्नलिखित यौगिकों में किसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है? कोरोसिव सब्लिमेट HgCl2। HgCl2 एक भयंकर विष है, वैसे पारा का जितने कंपाउंड है सब बहुत ज्यादा विषैला, बहुत ज्यादा विषैला होता है। पारा का जितना भी कंपाउंड है वो काफी विषैले प्रवृत्ति के होते हैं, और उसमें सबसे खतरनाक विषैला ये कोरोसिव सब्लिमेट मर्क्यूरिक क्लोराइड। कोई भी कंपोनेंट। सर्वाधिक अस्थाई तत्व कौन है? सीसा। अब अस्थाई का मतलब क्या? सर्वाधिक अस्थाई तत्व का मतलब इसके नाभिक जो है किसी भी स्थिति में रेडियो एक्टिविटी का प्रदर्शन नहीं कर सकता। तत्व 2 प्रकार के, एक अस्थाई वाला और एक, तो जो अस्थाई है वो रेडियो एक्टिव है, जो अस्थाई है वो रेडियो एक्टिव। तो जो रेडियो एक्टिव धातु नहीं है उसमें सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वह कौन होता है? सीसा। यही कारण है कि हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा बीटा गामा निकालते 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 अंततः किसमें बदलते हैं? सीसा। यही प्रश्न में पूछ देगा कि किस तत्व के परमाणु सबसे ज्यादा अस्थायी होते, तो क्या दीजिएगा आंसर? या पूछ देगा किस तत्व के परमाणु का नाभिक सबसे ज्यादा अस्थायी होते हैं? सीसा। कौन सा तत्व सबसे ज्यादा अस्थायी है?
किस तत्व के परमाणु सबसे ज्यादा स्थायी है? किस तत्व के परमाणु का नाभिक सबसे ज्यादा स्थायी है? सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट अंत में क्या बनते हैं? सीसा। क्यों? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट अस्थायी प्रवृत्ति के होते हैं और वो अस्थायी बनने के लिए लगातार अल्फा बीटा गामा का त्याग करते हैं और अंततः वो सबसे अस्थायी तत्व सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं। कौन धातु होकर भी ताप और विद्युत का कुचालक है? ये सीसा है। इतना कम उष्मा और विद्युत को यह अपने से होकर प्रवाहित होने देती है कि इसे कुचालक ही मानकर चला गया है। कुचालक। सीसा का निष्कर्षण किससे किया जाता है? गैलेना। पीबीएस। पीबीएस यानी कि लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड को ही क्या कहते हैं? चलिए, विक्की कुमार कह रहा है कि आपके क्लास में इंटरनेट नहीं चलता है। ओ माय गॉड, वाईफाई लगवाइए तेजी से। क्या लिथार्ज किसको कहते हैं? लेड ऑक्साइड को। लेड। और बताइए इसकी प्रकृति कैसी है? कैसी? उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब समझ रहे हैं ना? अम्लीय क्षारीय दोनों गुणों का होना ही क्या कहलाता है? उभयधर्मी। और अंग्रेजी में एम्फोटेरिक कहते हैं। अंग्रेजी में एम्फोटेरिक कहते हैं। क्लियर? तो लिथार्ज लेड ऑक्साइड को कहते हैं। लिथार्ज किसको कहते हैं? लेड ऑक्साइड को कहते हैं। लेड ऑक्साइड को। और लेड ऑक्साइड हम कई प्रश्न पहले ही जान चुके हैं कि लेड ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। लेड के किस यौगिक का उपयोग दिलास सलाई निर्माण में किया जाता है? लेड डाइऑक्साइड है। लेड डाइऑक्साइड। लेड डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है दिया सलाई बनाने में। दिया सलाई केवल समझ रहे हैं ना? हाँ, आजकल तो सलाई केवल दिया जलाने के लिए ही रह गया क्या? लाइटर से ज्यादातर काम होता है। हाँ, परसों तो एक आदमी को घर में हम पूछे कि सलाई दो, जितना कगना है सलाइए न है। हम तो थोड़ा देर आश्चर्य है कि घर आदमी है, वो में शादी ब्याह किया आदमी है, सलाई नहीं है जी, क्योंकि लाइटरे सब काम होता है। के लिए देख, निम्नलिखित में किस यौगिक को सुगर ऑफ लेड या इनऑर्गेनिक शुगर कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? लेड एसीटेट को। और क्यों कहते हैं दोस्तों? लेड एसीटेट का जो रंग है, और जब वो टुकड़े टुकड़े होते हैं तो किधर कैसे दिखते? एकदम चीनी के समान दिखते हैं। तो दिखने के कारण इसे लेड एसीटेट को सुगर ऑफ लेड या इनऑर्गेनिक शुगर कहा जाता है। बाकी ये खाने वाला चीज तो है नहीं। निम्नलिखित में कौन ऐसा धातु है जिसे कागज पर लिखने का काम लिया जाता है? वो कौन है? एकमात्र धातु सीसा है जिसको कागज पर रगड़ने पर काला निशान छोड़ाता है। एकमात्र धातु सीसा है जिसको कागज पर रगड़िएगा ना तो वो काला निशान छोड़ेगा, काला निशान। और कोई धातु को रगड़िएगा कागज पड़ जाएगा। सीसा एकमात्र धातु है। सीसा एकमात्र धातु है जिसको कागज पर रगड़ने पर काला निशान छोड़ता है। इस गुण के कारण इसे हम कागज पर लिखने का काम ले सकते हैं, लेते नहीं है। इसके जगह ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। और ध्यान रखिएगा, हम आम जिंदगी में जितने भी चीज को सीसा कहते हैं वो सीसा नहीं है। हम अपने डेली लाइफ में कांच, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्लास, इसी को क्या कह देते हैं? कांच। इसी को हम सीसा बोलते हैं। तो आप जो ये सीसा पढ़ रहे हैं, ये एक धातु है, लेड है। इसको अंग्रेजी में लेड कहते हैं। सिंबल पीबी है। तो डेली लाइफ वाला जो शीशा है वास्तव में वो शीशा है ही नहीं। कांच को ही आम बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं? शीशा कहते हैं। कांच को ही आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? क्लियर? लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं है। यहां पर उपर्युक्त नहीं, उपयुक्त।
लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों? तो लेड पाइप यानी कि शीशे के पाइप से आप पीने युक्त जल का नल नहीं बना सकते। इसका कारण है कि ये वायु मिश्रित जल में घुलकर विषैले लेड डाई ऑक्साइड का निर्माण, सॉरी लेड हाइड्रोक्साइड का, लेड ये जल के साथ घुल करके लेड हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? लेड हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्या होती है? विषैले होती है। लेड हाइड्रोक्साइड का प्रकृति क्या होती है? विषैले होती है। लेड हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्या होती है? विषैले। तो लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उपयुक्त इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वायु मिश्रित जल में घुलकर ये विषैले लेड हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और इससे हमारा जल विषैला हो जाएगा। इसीलिए हम इसका निर्माण जल पीने वाले जल को ले जाने वाले नल के रूप में नहीं कर सकते। संचायक बैटरी को, वो जो ऑटोमोबाइल सब में यूज होते 6 वोल्ट 12 वोल्ट के रिचार्जेबल बैटरी, उसे क्या कहते हैं? संचायक। तो संचायक बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? शीशा का। और शीशा का प्रयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? इलेक्ट्रोड बनाने के लिए। किस बनाने के लिए? बैटरी में 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड होता है ना, पॉजिटिव और जानते हैं बैटरी के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? कैथोड। और निगेटिव को एनोड। जबकि इलेक्ट्रोलाइसिस में ठीक इसका उल्टा है। तो संचायक बैटरी जो कि एक रिचार्जेबल बैटरी है जिसको शीशा संचायक भी बोलते हैं, तो इस बैटरी को बनाने में शीशा का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण हम इसे क्या जिसके और दोनों शीशा का इस्तेमाल किस रूप में होता है? तो शीशा का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोड के रूप में। किस रूप में? इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए इस बैटरी में शीशा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, गैलेना क्या है? लेड सल्फाइड। गैलेना क्या है? लेड सल्फाइड। क्लियर? चलिए, लेड एसीटेट फार्मूला क्या होगा? लेड एसीटेट का फार्मूला CH3COPB। ये है लेड एसीटेट, CH3COPB। नेक्स्ट, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदर्शित करती है। तो लेड यानी कि शीशा। अब देखिए, पेट्रोल के जलने से शीशा क्यों निकलता है? पेट्रोल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उसमें लेड टेट्रा एथिल मिलाया जाता है। और लेड टेट्रा एथिल मिलाने से क्या होता है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता बढ़ जाती है, अच्छे हो जाते हैं, पेट्रोल धुआं कम छोड़ता है। लेकिन इसमें धुआं के साथ लेड क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। शीशा क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो पेट्रोल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उसमें एक कंपोनेंट लेड टेट्रा एथिल को मिलाया जाता है। इससे पेट्रोल की गुणवत्ता तो बढ़ती है, लेकिन धुएं के साथ ये लेड बाहर निकलकर वायुमंडल में फैल जाते हैं। और अब देखिएगा, शहर के लोग का मेंटल डिप्रेशन ज्यादा शहर का लोग का मेंटल डिप्रेशन गांव के तुलना में क्या होता है? ज्यादा होता है। शहर का लोग रात में जाएगा 10 बार करवट लेगा तो वो नींद होगा। गांव वाला सब 7 बजे सोता है, ठीक है, 8 बजे तक दम। स्ट्रेस जो है शहर के लोगों को ज्यादा होता है, उसको जल्दी बेड पर जाएगा, नींद नहीं होगा। जो खासकर और ज्यादा पौष इलाके में रहता है जहां गाड़ी सबका आवाज अभी, वहां तो और नींद नहीं होगा। करवट बदलते रहिए, जल्दी नींद होगा ही नहीं, गुस्सा जल्दी आएगा, मेंटल डिप्रेशन ज्यादा, ठीक है ना? हाँ, गुस्सा आएगा, दम रहेगा तो मारेगा, नहीं दम रहेगा तो अंदर अंदर घुटेगा कि हमको लोग क्या कर रहा है। और गांव के लोग में देखिएगा ऐसा कुछ नहीं होता है, गालियों दे देगा, भाग कर जाएगा 200 टोल कि वहां से 10 आदमी लेकर आएगा मार करने, ठीक है? तो
मेंटल डिप्रेशन जो है वह शहर के लोगों में ज्यादा होता है। उसका मेन कारण क्या है? लेट भोजन का अपच होने में भी एक बहुत बड़ा योगदान देता है शहरी लोगों को लेट। शहर के लोगों के भोजन मेरा पचता नहीं है, ठीक है, सही समय पर जो है फ्रेश नहीं हो पाते हैं। अरे कैसे होगा? ये सब करामत है किसका? लेट का। तो मेंटल डिप्रेशन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? लेट। इसीलिए जल्दी से दोस्तों नौकरी करिए, पटना छोड़िए, ठीक है। हाँ, और नौकरी करिएगा सबसे शहर में तो सबसे पहले नहीं रहना, नहीं तो फिर ये शीशा मेंटल डिप्रेशन। आज भी क्या करता है? नौकरी करता है, नौकरी करने के बाद जैसे 10 साल नौकरी किया, 50 साल हुआ, उसके बाद उसको सारा बीमारी, सब कारण, सबसे मेन कारण शीशा। उसके बाद उसको डायबिटीज होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, जितना पेमेंट उठाएगा उसका आधा दवाई में चला जाएगा। ये आज की परिस्थिति है, आज की परिस्थिति। और दूसरा एकदम अपार्टमेंट टाइप का माहौल। शहरों में देखते अपार्टमेंट बना हुआ है, अंदर में पूरा चारों तरफ दीवाल दिख रहा है, और अंदर में फीलिंग ले रहा कि हम अमीर हो गए हैं। अब बिहार खुदे गरीब है क्या? ठीक है, ये वाला फिल्म देख शहर के लोगों को लगता है कि हम अमीर हो गए। अरे जिसका राज्य गरीब है वो कहीं अमीर हो सकता है? हाँ, अब बहुत को भी हम बात करते हैं, बोरिंग रोड तरफ आते हैं, उसको लगता है कि बिहार में लंदन में रह रहा है, उसी तरह व्यवहार भी करता है। हल्ला मत करिए, समझिए बात को। सामाजिक बात कुछ बोलते समझते आप लोग क्या? नहीं। 253 न, ऐसा बहुत मेंटेलिटी है, ठीक है। दिमाग था 4 पैसा कमा लिया, अपने आप को समझता कि हम अमीर हो गए, हम दूसरों से ऊपर है। वो बृहद स्तर पर सोच नहीं पाता कि हम बिहार राज्य के हैं और भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार है। वो इतना व्यापक सोच नहीं पाता। 253 निम्नलिखित में कौन रेडियो सक्रिय धातु है? सभी। थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम। थोरियम, यूरेनियम और यूरेनियम। चलिए, कुछ लड़का करे इसलिए हम बीएमपी डाले हैं, शहर में रहना ना पड़े। शहरों में नौकरी करिएगा क्या? पटने में नौकरी करेंगे, रहेंगे कहाँ? मुकम्मम जाकर क्या? आराम से गांव वाला माहौल में, तुरंत ट्रेन का सुविधा। बहुत लोग अब पटना में जॉब करें, क्या जरूरी है पटना में रहने का? आइए, जॉब किए, मार्क्स लगाकर सीधे निकल गए, शाम को छुट्टी हुआ, मोहकमा में रूम लिए है, मस्त का डर भी कोई नहीं क्या? हाँ, जहां बिहार में जानते हैं, बिहार में माफिया सब नहीं रहेगा तो कभी बर्बाद हो जाएगा बिहार। हम ये करें, न्याय व्यवस्था पूरा पंगु है, गरीब आदमी जाएगा कोर्ट में न्याय मिलेगा? सबसे पहले वकीले ठग लेगा। ठीक है, और वहीं जहां माफिया सब रहते हैं, गरीब को लूटता, तुरंत जाता है कि अनंत सर प्रणाम, तुरंत उधर से 4 लफा निकलेगा और मार के पार देगा, है कि नहीं जी? हम ये बोले, हम देखिए माफिया का ही नहीं करे वर्चस्व का हम गुणगान कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि बिहार में लंबे समय तक गरीबों को न्याय नहीं प्रदान कर सका न्यायपालिका। आज भी स्थिति है, आज भी स्थिति है। लोग को मारेगा तो मारेगा, पीटेगा तो जाकर थाना में जाकर वकील से न राय लेगा क्या करना है, जाएगा भागे फूफा गया, क्या करना, मार लिया हमको। तो इस तरह की मेंटेलिटी है, सब जान रहा है कि न्यायपालिका हमें लूट लेगा। और माफिया कल्चर जब था, अब तो खत्म हो गया है, अब कानून व्यवस्था भी बहुत है। माफिया कल्चर था तो लोग माफिया के पास दौड़ के जाते, क्या हुआ रे, मार लिया, कौन मार लिया, ये तुरंत वहां से 4 आदमी निकला, काहे मरा भी साहब दो, और गरीबों को न्याय मिलता था। खैर छोड़िए, हम महिमा मंडल नहीं कर रहे हैं किसी को, ठीक है ना। हाँ, 253 आइए, हो गया। नेक्स्ट, भारत के और रेडियो एक्टिव समझ रहे हैं ना, रेडियो एक्टिविटी समझ रहे हैं ना, पढ़ाए हुए पूरा चैप्टर। भारत के केरल के समुद्री तट पर मोनोजाइट बालू में क्या पाया जाता है? थोरियम। मोनोजाइट बालू में क्या पाया जाता है? थोरियम। निम्नलिखित में किसे आशा धातु कहा जाता है?
आशा धातु कहा जाता है यूरेनियम को। अब कहिए आशा धातु क्या है? तो दोस्तों यूरेनियम जो है इसका इस्तेमाल परमाणु रिएक्टर में किया जाता है। इसका इस्तेमाल परमाणु रिएक्टर में किया जाता है। और परमाणु रिएक्टर एक ऐसी विधि है जिसमें नाभिकीय विखंडन कराकर नाभिकीय ऊर्जा पैदा किया जाता है और नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त किया जाता क्या? विद्युत ऊर्जा। और 1 किलो यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन से जितना ऊर्जा पैदा होगा वो 25 टन कोयला जलाकर उत्पन्न हुए विद्युत ऊर्जा के बराबर होगा। इसलिए आशा यह की जा रही है कि भविष्य में जब कोयला और पेट्रोलियम जैसे जैविक ईंधन की स्रोत घट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तब विद्युत ऊर्जा के रूप में यूरेनियम सहारा बनेगा पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था के लिए। अब कहिएगा यूरेनियम का तो उतना भंडार नहीं है, 1 किलो यूरेनियम 25 टन कोयला को टान लेता है। समझिए हर देश के पास 30-40 टन यूरेनियम निकल गया तो समझिए कितना दिन तक खेप लेगा विद्युत ऊर्जा दे करके, तो आप समझ ही रहे हैं। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आशा धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आशा धातु कहा जाता है। क्लियर? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? मोनोजाइट थोरियम का यश का सही है। पिंच ब्लेड यूरेनियम रेडियम दोनों गलत है। ग्रीकोनाइट जो है कैडमियम का अयस्क है। किसका? कैडमियम का अयस्क है। ग्रीकोनाइट किसका अयस्क है? कैडमियम का। ग्रीकोनाइट किसका अयस्क है? कैडमियम का। क्लियर? लगता है कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट हमारे बातों को सीरियस ले लिए। सीरियस नहीं लीजिए दोस्तों, क्लास का माहौल बनाने के लिए कभी कुछ कुछ बोलना पड़ता है, ठीक है? अरे हल्ला फिर क्या करता? हल्ला नहीं करिए, हल्ला नहीं करिए। और ये मेरा वीडियो काट काट कर जो यूट्यूब पर डालता है ना, समझे? ये बारी अब देखिए, अब क्लास में अभी हम माफिया सबको सही बात कह दिए, ये बात तो उचित नहीं है, कानूनी रूप से गलत है। अब यही बात कोई काट कर डाल देगा यूट्यूब पर, कल पुलिस आकर पकड़ लेगा, नहीं है? तो ये सब हम ऑनलाइन वाले से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि क्लास में बहुत बात बोलना पड़ता है ताकि माहौल बन जाए। नहीं तो केमिस्ट्री है, 45 मिनट पढ़ाने लगेंगे ना, इधर से उधर हो जाइएगा। लेकिन डेढ़ घंटा तो आप लोग थम के रहते हैं, ठीक है? दूसरे मास्टर लोग नहीं थम के रहिएगा, आप पढ़ के देख लीजिए आप केमिस्ट्री, आपको लगता है, ठीक है? तो फिर भी आप लोग लग रहे थे तो बीच में 2 बात बोल देते, गलती बोल देते, आपको भी पता है कि वैसे बोल रहे हैं, ठीक है? हल्ला मत करिए। अब उसको क्या करता है, ध्यान दें, उसको क्या करता है, कुछ जो काट कर एकदम थंबनेल ऐसा बनाएगा कि पीछे कमेंट पर गाली दे रहा है, एक कौन मास्टरबा है, ठीक है? ये अब उसको तो पता नहीं कि क्या सिचुएशन था, किस सिचुएशन में बोले। अब जो हमारा स्टूडेंट नहीं है, बाहर दूसरा आदमी, खासकर दूसरा मास्टर का विद्यार्थी देखता, अरे मास्टर तो पागल है, ये देख लो क्या क्या बोले। अब बोलने का परिस्थिति, बोलने का माहौल सब गायब हो जाता है, वीडियो जो कटिंग होता है कि ना है? तो ऐसा मत करिए, वीडियो काट कर मत डालिए, ठीक है? हाँ, वो तो है, ये पकड़ेगा तो मेरा जमानत हो ही जाएगा। 257 निम्नलिखित में यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करेगा? यूरेनियम 238 समस्थानिक समझते हैं ना? यूरेनियम के 3 प्रमुख समस्थानिक, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, यूरेनियम 200। तो यूरेनियम 238 का विखंडन, और प्रकृति में जितने भी यूरेनियम है उसमें 70% अकेले कौन है? यूरेनियम 238 ही है, यूरेनियम 238 है। और ये इसका विखंडन नहीं होता है। और विखंडन नहीं होने का मतलब कि यूरेनियम 238 का इस्तेमाल हम परमाणु रिएक्टर में नहीं कर सकते हैं। यूरेनियम 238 का इस्तेमाल हम परमाणु रिएक्टर में करेंगे भी तो उसका विखंडन नहीं होगा। यूरेनियम के किस समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है? यूरेनियम 235।
क्योंकि इसका पूरी तरह से विखंडन होता है। और यूरेनियम 224 प्रकृति में न्यून मात्रा में उपलब्ध है, उपलब्ध ही नहीं है कि इसका इस्तेमाल आप कर लीजिएगा रिएक्टर में। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 की सांद्रता 0.7% होती है। बिल्कुल सही है। भूपर पट्टी पर जहां यूरेनियम के कौने हैं भारत में, जैसे झारखंड के जादूगोरा में यूरेनियम के कौने हैं, तो यूरेनियम के जो खान से यूरेनियम निकलते हैं, उस यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा मात्र 0.7, शेष रहता है 238। शेष क्या रहता है? 238, जिसका विखंडन होता। इसीलिए प्राकृतिक यूरेनियम यानी कि भूपर पट्टी से निकाले गए यूरेनियम का तत्काल इस्तेमाल हम रिएक्टर में नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, तो पृथ्वी के भूपर पट्टी से प्राप्त यानी प्राकृतिक यूरेनियम को हम ले जाते हैं और कृत्रिम तरीके से उसमें यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ाकर क्या कर देते हैं? 2 से 3। और ऐसे यूरेनियम को क्या कहते हैं? सन में। दोनों कथन क्या है? यानी कि संवर्धित यूरेनियम वह यूरेनियम है जिसमें कृत्रिम तरीके से यूरेनियम 235 की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। भारत में भी झारखंड के जादूगोरा से यूरेनियम निकाला जाता है और फिर उसे हैदराबाद ले जाया जाता है, और हैदराबाद में नाभिकीय ईंधन कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है, और हैदराबाद के नाभिकीय ईंधन कॉम्प्लेक्स में यूरेनियम को क्या किया जाता है? संवर्धित किया जाता है। तो संवर्धित यूरेनियम का मतलब हुआ, संवर्धित यूरेनियम का मतलब हुआ कि ऐसे यूरेनियम जिसमें कृत्रिम तरीके से यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ाकर 0.7 से कितना कर दिया जाता है? क्लियर? येलो केक किसको कहा जाता है? यूरेनियम ऑक्साइड। यूरेनियम ऑक्साइड का रंग ही येलो होता है। ठीक है, ये इसका रंग ही क्या होता है? येलो होता है। 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए लिटिल बॉय परमाणु बम में किसका इस्तेमाल किया गया था? यूरेनियम का। लिटिल बॉय में किसका इस्तेमाल किया गया था? यूरेनियम का। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए फैटमैन परमाणु बम में प्लूटोनियम। फैटमैन में, लिटिल बॉय में यूरेनियम, और फैटमैन में प्लूटोनियम। फ्लैटमैन में प्लूटोनियम। क्लियर? नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम वो सारे तत्व कर सकते हैं जिसका विखंडन संभव है। और अगर बात करें यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, इनमें सभी का इस्तेमाल ईंधन के रूप में हो सकता है, क्योंकि सभी विखंडन योग्य तत्व है, विखंडन योग्य धातु है। लेकिन सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल होता है? यूरेनियम का। नेक्स्ट, कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? यह था प्लूटोनियम। अब जानते हैं ना कि अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, लेकिन प्रकृति में केवल 92 परमाणु संख्या 1 से लेकर 92 तक के तत्व ही प्रकृति में पाए जाते हैं। परमाणु संख्या 93 से लेकर 118 तक के तत्व को लैब में बनाया गया है, नाभिकीय विखंडन कराकर। तो कृत्रिम तरीके से जो सबसे पहले बनाया गया है वो कौन है? प्लूटोनियम। परमाणु क्रमांक 94 प्लूटोनियम का होता है, और इसको सबसे पहले किसने बनाया? ग्लेन सीबोर्ग ने। ग्लेन। नेक्स्ट, कौन सबसे भारी धातु है? तो इसमें तो यूरेनियम होगा। वैसे भारीपन का पता किससे लगता है? घनत्व से। किससे? घनत्व से। जिस धातु का घनत्व जितना अधिक होगा वह धातु उतना ही ज्यादा क्या होगा? भारी होगा।
अभी इस ऑप्शन में अभी घनत्व हमको एक्यूरेट याद नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा घनत्व यूरेनियम का है। तो हल्कापन भारीपन के बारे में बताने वाला जो भौतिक राशि है वो घनत्व डेंसिटी है। डेंसिटी जितनी कम होगी घनत्व उतना अधिक होगा। सॉरी गड़बड़ा गए। डेंसिटी जितनी अधिक होगी उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, भारी होगा। तो एक वस्तु हल्का है या भारी है इसका पता घनत्व से लगता है। तो इस सवाल में यह भी पूछ सकता है निम्नलिखित में कौन सबसे भारी है, या निम्नलिखित में किसका घनत्व सबसे ज्यादा, निम्नलिखित में किसका घनत्व सबसे ज्यादा है, तो यूरेनियम है। कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? लेंथेनम। लेंथेनम का परमाणु संख्या कितना होता है? 57। प्रोमेथियम का 43, सॉरी टेक्नेशियम का 43, प्रोमेथियम का 61, और लेंथेनम का कितना होता है? 57 होता है। लेंथेनम का कितना होता है? हाँ, लेंथेनम के बाद ही परमाणु संख्या 58 से परमाणु संख्या 58 से 71 तक कुल कितने तत्व हैं? 14 तत्व है, जिसको क्या कहा जाता है? लेंथेनाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेंथेनाइड कहा जाता है। और परमाणु संख्या 58 से 71 तक के 14 तत्वों को लेंथेनाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी लेंथेनम यानी परमाणु संख्या 57 के बाद आते हैं। परमाणु संख्या 57 लेंथेनम का है, और लेंथेनम के बाद के आने के कारण ही इन तत्वों को क्या कहा जाता है? लेंथेनाइड। क्लियर? टंगस्टन का संकेत W, और एस किसका है? आर्सेनिक। एस किसका है? आर्सेनिक का है। Sb एंटीमनी, Tm थूलियम। Tm और सभी के सभी तत्व हैं यानी धातु है, और तत्व में धातु है। नहीं धातु नहीं है। आर्सेनिक एंटीमनी जो है यह आपको उपधातु है। क्या है? उपधातु है। । 264 का गड़बड़ा गया है, कुछ लग कर रहा है। नहीं, कृत्रिम रूप से पहले प्लूटोनियम को ही उत्पादित किया गया था। निम्नलिखित में कौन धातु आसानी से चाकू से नहीं काटा जा सकता? आसानी से चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन है? क्षारीय धातु, अल्कली मेटल। जिस धातु को आसानी से चाकू से काट सकते हैं, जिस धातु को आसानी से चाकू से काट सकते हैं वह धातु है आपका अल्कली मेटल। अल्कली मेटल। नेक्स्ट, परमाणुक घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सीजियम। परमाणु घड़ी वो घड़ी है जो 1000 सेकेंड को भी 1000-2000 भागों में बांट सकता है। ठीक है ना? आपके मोबाइल में कहता होगा स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच सेकेंड को 100 भाग में बांटता है, सेकेंड को 100 भागों में बांटता है, लेकिन परमाणु घड़ी सेकेंड को 1000, 2000, 10,000 भाग में बांटता है। और इसी घड़ी में इस्तेमाल होता है बनाने में किसका? सीजीएम का। किसका? आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसके कारण आता है? बेरियम। ठीक है ना? पटाखे सब जो फोड़ते हैं हरे हरे रंग जो होते हैं उसके लिए उसमें जिम्मेदार धातु बेरियम को मिलाया जाता है। हरे रंग के लिए बेरियम, लाल रंग के लिए एस्ट्रांसियम। लाल रंग के लिए आतिशबाजी में हरे रंग उत्पन्न करने के लिए बेरियम, और लाल चटक रंग के लिए एस्ट्रांसियम। लाल चटक रंग के लिए एस्ट्रांसियम। निम्नलिखित धातु यौगिकों में एक में सबसे हल्की धातु, सबसे भारी धातु। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम। और लिथियम अगर सबसे हल्की धातु है तो सबसे कम घनत्व वाली धातु भी कौन होगा? और ऑस्मियम अगर सबसे भारी धातु है तो सबसे अधिक घनत्व वाला भी धातु कौन होगा?
तो अगर इसी प्रश्न में पूछ देगा कि निम्नलिखित धातु युग्मों में किस एक का सबसे कम घनत्व और सबसे अधिक घनत्व होगा, तो सबसे कम घनत्व वाला धातु कौन है, सबसे अधिक घनत्व वाला धातु कौन है? ऑस्मियम होगा जी, सबसे भारी है ऑस्मियम। मोबाइल फोन लैपटॉप के रिचार्जेबल बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? लिथियम का। ट्रांजिस्टर, सोलर पैनल और माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण में किसका इस्तेमाल होता है? सिलिकॉन का। निम्नलिखित में किस धातु इस्पात के बराबर मजबूत लेकिन भार में आधा होता है? टाइटेनियम। इसलिए तोप, बंदूक, इन सब का बॉडी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका? टाइटेनियम। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं क्योंकि मजबूती है इस्पात के बराबर और वजन क्या है? आधा। इसलिए रक्षा उपकरण, बंदूक, तोप, ये सब बनाने में टाइटेनियम की भारी ज्यादा डिमांड होती है। रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम तथा पोलेनियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने। अब पोलेनियम का नाम तो मैडम क्यूरी के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो रेडियम और पोलेनियम का खोज किसने किया? मैडम क्यूरी ने। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? उर्वरकों में निर्माण में NP, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ऑप्शन में कौन है? तो उर्वरक में खासकर भारतीय भूमि के लिए सर्वोत्तम उर्वरक NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें क्या होगा? पोटेशियम होगा ऑप्शन के अनुसार। ऑडियो वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? तो आयरन ऑक्साइड का। ऑडियो वीडियो पहले के जमाने में कैसेट चलता था, अब कैसेट के भीतर में काले ने भूरे टाइप का था ना जी। पहले जमाने में कैसेट का इस्तेमाल होता था और उस कैसेट के भीतर में ब्राउन कलर का एक फीता रहता था। उसी फीते के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, उसी फीते को बारे में बात कर रहा है। तो वो फीते जो भूरे रंग के कैसेट के भीतर होते थे उसका आयरन, वो किसका बना होता था? आयरन ऑक्साइड का। किसका बना होता था? आयरन ऑक्साइड का, ठीक है। वो भी जमाना था क्या? पहले तो भाड़ा पर बिकता था क्या? हम सब तो पटना में भी VCR सब लाते थे भाड़ा पर, 150 टका लेता था, भर रात लॉज पर चलता था और सुबह लेके चला जाता था। चलिए, तो अब सब मोबाइल आने, जियो आने पर खत्म हो गया। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत मात्रा कितना होता था? तो लेड पेंसिल, आपको लेड यानी शीशा एकमात्र ऐसी धातु है जिसको कागज पर रगड़ने पर काला निशान छोड़ता है, जिसके कारण इससे पेंसिल बनाए जाते हैं। लेकिन लेड पेंसिल बनाने में लेड का इस्तेमाल ही नहीं होता, इसके जगह पर किसका इस्तेमाल होता है? क्योंकि लेड महंगा है जी, और काला निशान ग्रेफाइट आसानी छोड़ता, तो लेड पेंसिल में लेड रहता ही नहीं है। क्या रहता है उसके जगह? ग्रेफाइट रहता है। क्या रहता है? निम्नलिखित में किस तत्व में कमरे के तापमान पर अद्वितीय चुंबकीय गुण पाया जाता है? रूथेनियम। हाँ, याद कर लीजिए, खास धातु जिसमें खास प्रकार का गुण मौजूद है। निम्नलिखित में किस तत्व में कमरे के तापमान पर अद्वितीय कमरे के तापमान पर चुंबकीय गुण रूथेनियम में पाया जाता है? इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बहुत कठोर बहुत तन्य? तो कौन सा पदार्थ बहुत कठोर बहुत, तो तन्यता का गुण तो होगा किसमें? धातु में। नाइक्रोम कार्बोरेंडम धातु नहीं है, नाइक्रोम मिश्र धातु है, और कार्बोरेंडम सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। तो ये दोनों तो छट गया। कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण उसमें तन्यता होती नहीं है, तो आंसर क्या होगा? टंगस्टन होगा। क्लियर?
राजस्थान स्थित डेगाना यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, डेगाना किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए। और जादूगोरा यूरेनियम के लिए। दोनों कथन क्या है? गलत है। दोनों कथन क्या है? राजस्थान का डेगाना नामक क्षेत्र टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का डेगाना नामक क्षेत्र टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और झारखंड का जो जादूगोरा है, झारखंड का जो जादूगोरा है वह यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोनों कथन आपका क्या है? उस धातु की पहचान करें जो प्रकृति में अविषैला है। सोना, सोना के साथ साथ चांदी भी क्या है? हाँ, सोना और चांदी बिल्कुल विषैले नहीं है। इसलिए आप देखें कि मिठाई पर सोने का परत चढ़ा दी जाती है। सोने का आइसक्रीम, सोने का मिठाई, ये क्या है? सोना कैसे खा लेता है? टॉक्सिक नहीं है। उसको दाम मत कहिए जिंक डालकर खाओ तब समझेंगे। ठीक है, तो सोना और चांदी ये बिल्कुल विषैले नहीं है। इसको मानव खा भी लेगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए आप देखेंगे कि महंगे महंगे मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तहत जो फूड कंपोनेंट बनाए जाते हैं उस पर चांदी के वर्क कर दिए जाते हैं, सोना का वर्क कर दिए जाते हैं। और चांदी का तो बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है ना, बहुत जगह पान खाइएगा उस पर चांदी का परत चढ़ा देगा। ठीक है, खाए चांदी का परत चढ़ा पान, उजला उजला जो परत चढ़ा होता है। तो चांदी का परत चढ़ा हुआ पान खाता है लोग, चांदी का परत चढ़ा हुआ मिठाई खा लेता है। ऐसा क्यों? चांदी शरीर के फिर जाने के बाद कोई टॉक्सिक पदार्थ का निर्माण नहीं करता है, लेकिन कोई फायदा भी नहीं करता है। ये जान लीजिए। हाँ, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ये। चांदी का वर्क कर दिए, सोने का वर्क कर दिए, झूठ मूठ का। जिसका पैसा है उसका खर्चा नहीं होता है। ठीक है ना, जिसको पैसा है उसका खर्चा भी होना चाहिए जी। है हाँ, जैसे आप देखिए बर्गर करेगा, जिसको पैसा बर्गर खाने के लिए जाएगा, बड़े बड़े क्या कहते हैं उसको जी? है हाँ, KFC बड़ा ब्रांड है बर्गर। वही ठेला पर भी बिकता है मात्र 20 रुपया में। थोड़ा बहुत सफाई का जो तक हो सकता है। हाँ हाँ, तो अब समझिए मार्केटिंग पॉलिसी कितनी बेहतरीन है कि एक पश्चिमी देश जो कि हम लोगों की तरह मसाला से वो परिचित भी नहीं है, अब वो हमको आकर अपना फूड बेचकर चला जाता है। लोग समझ लेते नहीं यही ठीक है, ये सब जो भारतीय चीजें गड़बड़ है। और एक जब 90 के दशक में, और हम बहुत एग्जांपल थे, 90 के दशक में एक कंपनी आई हॉर्लिक्स, जिसका कंपोनेंट कुछ नहीं है, वही है गेहूं है, जौ है, और कुछ टेस्ट इनहेलर मिला दिया गया। हॉर्लिक्स, उसका एड इतना आया कि आम आदमी के दिमाग में घुस गया कि ना गेहूं मक्का कुछ है, कुछ नहीं है, जो है सो हॉर्लिक्स है, हॉर्लिक्स है। और जब उसके आप कंपोनेंट को पढ़िएगा तो उसके कंपोनेंट में वही गेहूं मिला है, वही ज्वार मिला है, वही मक्का मिला है, क्या मिला है तो कुछ टेस्ट इनहेलर मिला हुआ है और कुछ नहीं है उसमें। और उसकी मार्केटिंग पॉलिसी इस तरह की हुई कि लोगों के दिमाग में घुस गया। आज पढ़े लिखे दिमाग के लोगों के दिमाग में घुसा है, नहीं आटा रोटी सबसे कुछ होता है, असली चीज तो हॉर्लिक्स में है, हॉर्लिक्स खाइए। हाँ 286 पर आइए, 286। तो सोने चांदी बिल्कुल अविषैला है, जिसके कारण कई फूड प्रोडक्टों पर मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तहत इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। 286। कौन कमरे के ताप पर द्रव है? हाँ ये तो सीजियम है, और एक गैलियम भी है। कौन है? गैलियम। पोटेशियम का खोज किसने किया? हम्फ्री डेपी सबसे पहले सेफ्टी लैंप का खोज किया। किसका? सेफ्टी लैंप। हालांकि टॉर्च का आविष्कार हो जाने पर सेफ्टी लैंप की उपयोगिता खत्म हो गई थी, नहीं तो पहले के जमाने में कोयला के खान में काम करने वाले लोगों में सेफ्टी लैंप की बहुत ज्यादा उपयोग था। हंसने वाली गैस की भी खोज किसने किया था? हम्फ्री डेपी। अपने जमाने के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े। निम्नलिखित में कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है?
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। कैल्शियम अति मैग्नीशियम तो सबसे प्रमुख घटक है, कैल्शियम भी है, कार्बन भी है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं। कार्बन तो सजीव के किसी भाग का घटक कार्बन अनिवार्य रूप से होगा, कार्बन अनिवार्य रूप से होगा। स्वचालित वाहन निर्वातक का, स्वचालित वाहन निर्वातक, स्वचालित वाहन, स्वचालित वाहन का जैसे कि कार हो गया, निर्वातक, निर्वातक का मतलब यहां किससे है? धुआं से है। सर्वाधिक और विषालु मतलब वह धातु जो उतनी विषैली प्रकृति की नहीं है, वह कौन है? लेड। वही पेट्रोल में जो टेट्राएथिल लेड मिलाया जाता है, टेट्राएथिल लेड मिलाया जाता है। लेड के बारे में समझाए थे ना। मेंटल डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण कौन है? लेड। शहर के लोग गांव की तुलना में ज्यादा मेंटल डिप्रेशन में ज्यादा गुस्सैल होते हैं। क्यों? तो वह एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां पर गाड़ी को धुआं की मात्रा ज्यादा होती है, उसके श्वसन मार्ग में लेड बहुत ज्यादा पहुंचते हैं। हमको तो वैसे ही गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है। क्या? माउथ वॉश तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? सुहागा। सुहागा, सुहागा का मतलब यहां किससे है? बोरेक्स से है। किससे? बोरेक्स। अब बोरेक्स के बारे में क्वेश्चन हो चुका है। N2B4O710H2O सोडियम का कंपाउंड है बोरेक्स। तो सुहागा का मतलब यहां किससे है? बोरेक्स से है। सुहागा का मतलब किससे है? बोरेक्स से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है? किसका? तांबा का। या कहिए तांबा की सबसे ज्यादा उपयोगिता विद्युत तार बनाने में ही है। तांबा की सबसे ज्यादा उपयोगिता विद्युत तार बनाने में ही है। निम्नलिखित में किस यौगिक को लाल शराब, लेड एसीटेट कहते हैं? एल्युमिनियम एसीटेट को, सॉरी लेड कहते हैं। लाल शराब के नाम से कौन जाना जाता है? एल्युमिनियम एसीटेट। अब एल्युमिनियम एसीटेट CH3COOAl, एल्युमिनियम एसीटेट, ठीक है ना। लेड लिक्विड के नाम से जाना जाता है। अब कहिए क्यों जाना जाता है? तो एक तो ये जो कंपाउंड देख रहे हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का कंपाउंड है, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बोक्सिलिक एसिड अभी आप नहीं समझिएगा क्योंकि ऑर्गेनिक अभी होना बाकी है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये लिक्विड अवस्था में होता है और एकदम कैसा दिखता है? लाल शराब। लाल शराब का मतलब रम। रम एक ऐसे शराब का ब्रांड है जिसका रंग क्या होता है? लाल। और उसी तरह दिखता है आपका कौन? एल्युमिनियम एसीटेट। इलिंगम आलेख, इलिंगम आलेख, इलिंगम आलेख के से किसका निर्धारण किया जाता है? इलिंगम डायग्राम से किसका निर्धारण किया जाता है? तो इलिंगम आलेख से अयस्क से धातु प्राप्त करने हेतु तो उपयुक्त अवकारक कौन है? इसका प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं कॉपर ऑक्साइड से कॉपर की प्राप्ति कार्बन के साथ रिएक्शन कराकर किया जाता है, लेकिन मैग्नीज डाइऑक्साइड से मैग्नीज की प्राप्ति एल्युमिनियम से अभिक्रिया कराकर किया जाता है। मेटलर्जी का प्रोसेस समझे थे ना। मेटलर्जी का प्रोसेस में चौथा चरण था से तीसरा चरण था क्या? अपकरण। तो उसमें कुछ अयस्क के, कुछ धातु के ऑक्साइड का अपकरण कार्बन के द्वारा हुआ था, कुछ धातु के ऑक्साइड का अपकरण एल्युमिनियम के द्वारा हुआ था, कुछ धातु का अपकरण सीधे गर्म करने के बाद ही हो गया था। तो मेटलर्जी के प्रक्रिया में ध्यान दीजिएगा, मेटलर्जी पढ़े हुए ना, याद है सबको। तो मेटलर्जी की प्रक्रिया में, मेटलर्जी की प्रक्रिया में धातु के ऑक्साइड से धातु की प्राप्ति हमें कैसी होगी, इसके लिए कौन सा अपकारक ठीक रहेगा, इसी का पता चलता है किससे? इलिंगम डायग्राम से। तो इलिंगम डायग्राम ये बताएगा, इलिंगम डायग्राम ये बताएगा कि धातु के ऑक्साइड को आप किससे रिएक्शन कराकर धातु प्राप्त कर सकते हैं। और यहां पर जो धातु से धातु का रिएक्शन, धातु का ऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन या एल्युमिनियम से हो रहा है, तो यहां पर ये दोनों किस रूप में काम कर रहे हैं? अपकारक के रूप में काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन को हटा रहे हैं। क्लियर हुआ? बात समझे कि नहीं?
एल्यूमिनोथर्मिक विधि क्या है दोस्तों? यही जो विधि है धातु के ऑक्साइड का एल्युमिनियम से अभिक्रिया कराकर धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्यूमिनोथर्मिक कहते हैं। धातु के ऑक्साइड को एल्युमिनियम से अभिक्रिया कराकर धातु प्राप्त करने की विधि को ही क्या कहते हैं? एल्यूमिनोथर्मिक विधि। तो बताइए एल्यूमिनोथर्मिक विधि में एल्युमिनियम किस रूप में काम कर रहा है? किस रूप में? अपकारक के रूप में काम कर रहा है। क्लियर? कौन सा पदार्थ गैसों को शुष्क का मतलब यहां पर नमी को बाहर निकालना। शुष्क करना का मतलब पदार्थ से नमी को क्या करना। और आप पढ़ चुके हैं कि शुष्क कारक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि बिना बुझा हुआ। पढ़ चुके हैं ना? तो गैसों को शुष्क करने में या शुष्क कारक या ड्राइंग एजेंट के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस क्षार धातु का द्रव्यमान न्यूनतम है? अच्छा, सबका सब क्षारीय धातु है। क्षार धातु में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और अगर आवर्त सारणी के वर्ग 1 में आइएगा तो धातुओं का क्रम इसी है और ऊपर से नीचे आने पर द्रव्यमानांक तथा क्वथनांक क्या होता है? घटता है। क्या होता है? ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है सभी अल्कली मेटल है और अल्कली मेटल पेरियोडिक टेबल के वर्ग 1 के हैं। वर्ग 1 के धातु के पेरियोडिक टेबल को देखिएगा दोस्तों, तो ऊपर से नीचे जो धातुओं का क्रम है वही है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। और अगर हम वर्ग 1 में ऊपर से नीचे आते हैं तो धातुओं का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? घटता है। धातुओं का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? घटता है। और क्वथनांक भी क्या होता है? तो किसका द्रव्यमानांक न्यूनतम होगा? किसका? हाँ, सीजियम का होगा। और सीजियम से भी कम फ्रेंसियम का, सीजियम से भी कम फ्रेंसियम का होगा, सीजियम से भी कम। नेक्स्ट, पोटेशियम कार्बोनेट सॉल्वे विधि द्वारा तैयार नहीं किया जाता है। इसका मेन कारण है कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट जल में मिले। ठीक है ना? देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 इसको बनाया जाता किस विधि से? सॉल्वे विधि से। बताए भी थे, इसको अमोनिया सोडा विधि कहते हैं। और इसको गर्म करके सोडियम कार्बोनेट और H2O बनता है। तो अगर बात करिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्वे विधि द्वारा बनता है। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके हम क्या बना लेते हैं? सोडियम कार्बोनेट बना लेते हैं। लेकिन ऐसा हम पोटेशियम कार्बोनेट बनाने के लिए नहीं कर सकते। यानी कि कह रहा है कि हम सॉल्वे विधि द्वारा पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना लेते, फिर गर्म करके सोडियम कार्बोनेट बना लेते, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए नहीं कर पाते कि सोडियम बाइकार्बोनेट जल में क्या है? मिले। और अमोनिया सोडा विधि में जलीय विलयन का उपयोग किया जाता है और उस जल में यह घुल जाएगा और आपको पोटेशियम कार्बोनेट की प्राप्ति नहीं होगी। नेक्स्ट, पटाखे में तेज सफेद प्रकाश लाने के लिए मैग्नीशियम, हरा रंग के लिए बेरियम, लाल रंग के लिए एस्ट्रांसियम, श्वेत या उजला रंग के लिए मैग्नीशियम। तीनों को याद रखिएगा। आतिशबाजी में हरे रंग उत्पन्न करने के लिए किस धातु का इस्तेमाल होता है? किसका इस्तेमाल होता है? बेरियम लाल रंग के लिए, एस्ट्रांसियम लाल रंग के लिए, श्वेत रंग के लिए मैग्नीशियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही है? पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। बिल्कुल। क्षारीय धातु इतने ज्यादा अभिक्रियाशील है कि उसे हम बाहर में रख ही नहीं सकते हैं।
तो सोडियम हो, पोटेशियम हो, उसे मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि ये इतने ज्यादा अभिक्रियाशील है कि वायुमंडल के ऑक्सीजन से ही अभिक्रिया करके जल उठता है। सोडियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में कॉपर, पारा, सोना, चांदी और प्लेटिनम ही पाए जाते हैं। सोडियम तो इतने ज्यादा अभिक्रियाशील है कि यह केवल संयुक्त अवस्था में ही पाए जाते हैं। और करे कौन सही है? पहले कथन सही है। कॉपर बहुत क्रियाशील है, बिल्कुल नहीं। सिल्वर गर्म जल से अभिक्रिया करता, बिल्कुल नहीं। क्लियर? KMnO4 का उपयोग किस रूप में किया जाता है? विसंक्रामक, डिसइंफेक्टेंट। विसंक्रमण नहीं समझते हैं? घाव सब हो गया, अब कीटाणु सब के कारण संक्रमण फैलेगा तो वहां पर लगा देंगे, ये विसंक्रामक के रूप में काम करे, डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम करता है। नेक्स्ट, संक्षारण के संबंध में, कोरोजन के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? नमी, वायु या रसायनों द्वारा धातु के ऊपरी सतह पर पड़ने वाले रासायनिक प्रभाव को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें धातु वायुमंडल के ऑक्सीजन, वायुमंडल के नमी, वायुमंडल के अन्य किसी अवयव से अभिक्रिया करके क्षतिग्रस्त होते रहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण है, संक्षारण का। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, धातु का वायुमंडल के ऑक्सीजन से, वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से, वायुमंडल के नमी से अभिक्रिया करके क्षतिग्रस्त होते रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। एग्जाम्पल, लोहे में जंग लगना। संक्षारण की सबसे बड़ी समस्या से जो हमें दो चार होना पड़ता है, उसमें लोहा सबसे ज्यादा है। जब से ज्यादा संचारित होने वाली अगर कोई धातु है तो वो लोहा है। तो नमी, वायु या अन्य किसी रसायनों द्वारा धातु के ऊपरी सतह पर पड़ने वाले रासायनिक प्रभाव को संक्षारण कहते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। और इससे धातु को लाभ भी होते हैं और इससे धातु को हानि भी होते हैं। संक्षारण हमेशा हानिकारक नहीं होते हैं, कभी कभी संक्षारण लाभ भी देता है। कहां लाभ देता है उसकी हम उल्लेख कर रहे हैं। बी नंबर है कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड संक्षारण हेतु जिम्मेदार है। बिल्कुल। चांदी के आभूषण काले पड़ जाते हैं कुछ समय यूज करने के बाद, वो वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है। तो बी भी सही है। कह रहा कि कौन एक सही नहीं है? अच्छा, संक्षारण के कारण धातु धीरे धीरे क्षय होने लगता है, जिससे धातु कमजोर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और सबसे ज्यादा प्रभावित होता है कौन? लोहा। सबसे ज्यादा प्रभावित होता है लोहा। दूसरा, संक्षारण सिर्फ आयरन धातु तक ही सीमित है, अन्य धातुओं में संक्षारण नहीं होता। बिल्कुल गलत, ये गलत है। ये बिल्कुल सही है कि आयरन में सबसे ज्यादा संक्षारण की समस्या होती है। आयरन में सबसे ज्यादा संक्षारण की समस्याएं होती है, लेकिन संक्षारण चांदी में भी होता है। चांदी के सतह का काला पड़ जाना, तांबे के सतह पर हरे परत का चढ़ जाना भी संक्षारण है। संक्षारण के कारण धातुओं का क्षय होने लगता है। बिल्कुल सही। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? लोहा। कभी कभी संक्षारण धातुओं के लिए लाभदायक भी होते हैं। बिल्कुल। और लाभदायक की स्थिति बताते हैं। एल्युमिनियम, आप देखेंगे बिजली का तार एल्युमिनियम का रहता है, उसमें कभी जंग लगता है। अब होता क्या है, मतलब जंग शब्द का उपयोग तो हम लोहे के संदर्भ में ही करते हैं, लेकिन होता कि ये जो एल्युमिनियम धातु है, ये वायुमंडल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेते हैं।
और एक बार एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम के ऑक्साइड का परत जम जाता है तो फिर भीतर का एल्युमिनियम सुरक्षित हो जाता है। तो एल्युमिनियम में संचारण होता है लेकिन केवल ऊपरी परत का। और जैसे ऊपरी परत एल्युमिनियम का ऊपरी परत ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया तो फिर उसके ऊपर में ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है जो भीतर के एल्युमिनियम को बचा लेता है। लोहा में क्या होता है कि लोहा पर ऑक्साइड का बनेगा झरझर के गिरेगा, और एल्युमिनियम पर पहला परत ऑक्साइड बना डायरेक्ट जाकर एल्युमिनियम में चिपक गया, भीतर का एल्युमिनियम सुरक्षित। तो एल्युमिनियम में संचारण हमें क्या दे दिया? लाभ दे दिया। समझिए बिजली का तार लोहे के बनाए जाते हैं क्या होता? जंग लगने की समस्या तो बिजली का तार एल्युमिनियम का इसलिए बनाए जाते हैं कि उसमें संचारण बहुत कम होता है, वे सस्ते होते हैं। जंग तो चांदी में भी नहीं लगता, सोना में भी नहीं लगता, लेकिन उसके तार बनाना व्यवहारिक नहीं है। जंग कॉपर में भी नहीं लगते हैं, जंग कॉपर में भी नहीं लगते, बहुत कम लगते, लेकिन फिर भी कॉपर काफी ज्यादा महंगा, एल्युमिनियम सस्ता और जंग से बचा रहता है, इसलिए एल्युमिनियम के बिजली के तार बनाए जाते। यहां पर दोनों का दोनों कथन क्या है? दोनों का दोनों कथन क्या है? नेक्स्ट, लोहे के टुकड़े को आर्द्र वायु में कुछ दिनों तक खुला छोड़ देने पर उसके सतह पर भूरे रंग की एक परत बढ़ जाती, इसे क्या कहते हैं? जंग कहते हैं, अंग्रेजी में रस्ट कहते हैं, रस्ट। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? ऑक्सीजन और जलवाष्प दोनों की, वो भी एक साथ, अलग अलग नहीं। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जलवाष्प की उपस्थिति एक साथ होना अनिवार्य है। 305 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोहे के जंग लगने के लिए ऑक्सीजन जलवाष्प दोनों की एक साथ उपस्थिति अनिवार्य है। बिल्कुल, अभी तुरंत यही बात बताई कि एक साथ उपस्थिति अनिवार्य है। केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहा में जंग नहीं लगेगा, केवल नमी की उपस्थिति में भी लोहा में जंग एक साथ उपस्थिति अनिवार्य है। आयरन के ऑक्साइड का हाइड्रेटेड रूप जंग के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है, और जंग का सूत्र भी यहां पर दिया हुआ है, Fe2O3X X इसलिए कि जितना दिन बाहर में रहा लोहा, जल की अणुओं की संख्या उतनी बढ़ती जाएगी, जल की संख्या उतनी बढ़ती जाएगी। सही कौन कथन है? तीनों कथन सही है, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट, तांबा को आर्द्र वायु, आर्द्र मतलब नमी युक्त वायु, आर्द्र वायु का मतलब नमी युक्त वायु, तांबा को आर्द्र वायु में लंबे समय तक खुला छोड़ देने पर उसके सतह पर हरे रंग की जो परत बैठ जाता है उसे क्या कहता है? पैटीना कहते हैं। लोहे को जंग और हरे परत को पैटीना। क्लियर? तांबे की आर्द्र वायु में खुला छोड़ देने पर उसके सतह पर बने हरे रंग का परत जिसे पैटीना कहते हैं, वो पैटीना का रासायनिक सूत्र क्या है? पैटीना का रासायनिक सूत्र है कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है? नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगा क्या है? फेरिक ऑक्साइड तथा फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है। और वैसे फार्मूला के रूप में दिखाना तो Fe2O3X X जानते हैं क्यों? जितना लंबा समय तक यह बाहर में रहेगा, जितने लंबा समय तक यह बाहर में रहेगा, जल के अणुओं की संख्या उतनी क्या होगी? बढ़ेगी। नेक्स्ट, तांबे पर बने हरे परत जिसको पैटीना कहते हैं, किसके सहायता से हटाया जाता है? पैटीना की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। और क्षारीय वस्तु को हटाने के लिए आपको क्या चाहिए? अम्ल। और अम्ल इसमें कहां है? नींबू। क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, चांदी के किसी सामान को वायु में बहुत अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने पर उसकी सतह मलिन पड़ जाता है। यह वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण होता है। और यह काला सतह जो है, यह सिल्वर सल्फाइड है। यह क्या है? चांदी के सतह पर जो काला परत बैठता है वो सिल्वर सल्फाइड का परत है।
और चांदी पर सिल्वर सल्फाइड का परत इसलिए बनता है कि वायुमंडल में अल्प मात्रा में जो सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड उपस्थित है उससे ये रिएक्शन करता है। सिल्वर को संचारित होने पर उस पर बने काले रंग के परत को क्या कहते हैं? टार्निश। लोहे पर बने भूरे रंग के परत को जंग। तांबा और पित्तल पर बने हरे रंग के परत को पेटिना, ठीक है ना। और चांदी पर बने काले परत को टार्निश। क्लियर हुआ? लोहे पर बने भूरे रंग के परत को जंग। तांबा और पित्तल पर बने हरे रंग के परत को पेटिना और चांदी पर बने काले रंग के परत को टार्निश कहते हैं। चांदी पर बने काले रंग के परत को क्या कहते हैं? टार्निश कहते हैं। चांदी के सामान को बहुत अधिक दिनों तक खुला छोड़ने पर उसकी सतह मलिन होती है सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण। निम्नलिखित में एक कौन सा सही नहीं है? एल्युमिनियम को खुले वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाती है जो धातु को आगे संचारित होने से रोकता है। बिल्कुल सही, अभी तुरंत बताएं। कॉपर पर बने पेटिना कॉपर को आगे संचारित होने से रोकता है, ये सही। ऑफ गलत है, ऑफ को हटा दीजिए। सिल्वर को बहुत अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने पर उस पे सिल्वर सल्फाइड की एक परत बनती है, यह परत सिल्वर को आगे संचारित होने से बचाता। बिल्कुल। अब गलत है डी। लोहे पर बना जंग भुरभुरा बनकर लोहे से चिपक जाते हैं। नहीं जी, ये तो उखड़ जाते हैं जी, ये गलत है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। निम्नलिखित में किस धातु पर ऑक्साइड के परत धातु के लिए रक्षक का कार्य करता है? एल्युमिनियम का ऊपरी परत पर जैसे वायुमंडल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड का परत बनता है, उसका भीतर का परत अपने आप क्या होता है? सुरक्षित हो जाता है। किसी धातु को संचारण रोकने के लिए उस धातु की सतह पर टीन, निकेल, क्रोमियम होगा। क्रोमियम, तांबा आदि का परत चढ़ाना क्या कहलाता है? क्रोम लेपन कहलाता है। जस्तीकरण, जस्ता का परत चढ़ाना है, ठीक है ना। तो टीन, निकेल या क्रोमियम, तांबा आदि के धातु का परत चढ़ाना क्या कहलाता है? क्रोम लेपन कहलाता है, क्रोम प्लेटिंग कहलाता है। संचारण रोकने हेतु लोहे पर जस्ता का परत चढ़ाना क्या कहलाता है? जस्तीकरण। अंग्रेजी में गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, हिंदी में जस्तीकरण। संचारण रोकने हेतु एल्युमिनियम पर ऑक्साइड का परत चढ़ाना क्या कहलाता है? एनोडीकरण कहलाता है। निम्नलिखित में किस विधि द्वारा धातुओं के संचारण को रोका जा सकता है? धातु के बाहरी सतह पर ग्रीज और वार्निश की एक पतली परत चढ़ाकर। बिल्कुल। देखिए, धातु को संचारित रखने के लिए, धातु को संचारण से बचवाने के लिए वो सारे उपाय करनी चाहिए जिससे वो वायुमंडल के ऑक्सीजन और वायुमंडल के नमी के संपर्क में नहीं आए। बात समझे कि नहीं समझे? तो धातु के बाहरी सतह पर ग्रीज या वार्निश की एक पतली परत चढ़ाकर। बिल्कुल सही है। धातु के सतह को किसी अम्ल अवरोधक रंगों से रंगाई करके धातुओं को मिश्र धातु में। बिल्कुल। इन सभी तरह से धातुएं संचारण प्रतिरोधी हो जाते हैं। इन सभी विधि से धातुएं संचारण प्रतिरोधी हो जाते हैं। कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? सभी। अब देखिए, इसमें हाइड्रोक्साइड का भी ये तो गलत है। कौन विकल्प सही सम्मिलित? यहां पर गड़बड़ हो गया। यहां पर लिखिए ना CO3। देखिए, ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों हो सकता है, ठीक है ना। तो कॉपर में Ca की जगह Cu कर दीजिए, तब सही हो जाएगा। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नहीं तो A सही है, C सही है। क्लियर? जयनगर में बारिश हो रही है और मेघ गर्जना रहा है, इसलिए छुट्टी कीजिए। अरे थोड़ा के घर में ऑनलाइन क्लास करें, कौन सी का छुट्टी हो। अब करिए देते, आज खत्म तो नहीं होगा, एक क्लास और लगेगा ही।
एक क्लास और लग जाएगा तो मिलिए अगले क्लास में खत्म कर देते हैं। आराम से जाइएगा, बारिश हुआ है। मतलब जिनके चप्पल ठीक ठाक नहीं और सीढ़ी पर से फिसल कर सुबह एक गिर गया तो धीरे धीरे उतरना है, मोबाइल को जेब में लेकर उतरना है। नहीं तो देखते उतरते सब बात करते, उतरता है गिरता है, मोबाइल किधर गया, अपना किधर है। संतोष कुमार, अरे संतोष कुमार बोल रहा है रुपेश को बोलिए मुर्गा लेकर आने के लिए। अरे आज सोमवारी, आज काहे मुर्गा खा रहा है जी। चलिए एक के सागर कुमार, मिहिर कुमार सिंह, मिहिर कुमार सिंह कहता आप मीट खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं, लेकिन सावन में नहीं खाते हैं। सन्नी सिंह,